सो स्टूडेंट्स, आज जीएसटी के सेमेस्टर सेकंड का हम लोगों का फर्स्ट क्लास है। किस टॉपिक के ऊपर? आपका ये थर्ड पेपर है, पेनाल्टी प्रोसिक्यूशन एंड अपील, जिसका डीजीएसटी कोड रहता है 2.3। मगर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है राजीव बंसल SBPD लिखा हुआ। बेटा, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर आज मैं इस बुक से कंटेंट लूंगा आपको समझाने के लिए। तो इस जगह पर जो कंटेंट है हम लोगों के पास, उस पे आते हैं। पेनाल्टीज चैप्टर जो है, इनका 25th चैप्टर है। अब पेनाल्टीज जीएसटी में जरूरी किस लिए है, उनको हमें समझना होगा। पेनाल्टी जैसा कि नेम से क्लियर है कि आपने कुछ मिस्टेक करी है, जो लॉ फुल अगर लैंग्वेज है तो हम ऑफेंस बोलते हैं। उन ऑफेंस के अगेंस्ट में आपके ऊपर चार्जेस लगाए जाते हैं। अगर आप रूल्स को नहीं तोड़ेंगे तो पेनाल्टीज नहीं होगी। तो जब भी हम इस चैप्टर की बात करेंगे तो इसमें ध्यान रखिएगा कि आपने रूल को कोई तोड़ा है। जब भी मैं आपकी बात कर रहा हूं तो इसका मतलब होता है जो एसेसिबल पर्सन है उसकी बात कर रहे हैं, उसके पनिशमेंट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। पेनाल्टीज मीन्स पनिशमेंट। अभी अभी मैंने ये टर्म बोला था, पनिशमेंट। और पनिशमेंट हमेशा किस बात के लिए मिलती है? कुछ आपने गलत किया है, तो जो गलत किया है, चाहे पूरा हो, चाहे कुछ हो, चाहे थोड़ा हो, उसी के अकॉर्डिंग आपको पनिशमेंट मिलती है। Every law prescribes a mechanism of penalty for violating the provision prescribed under the law. Under GST law, several penal provisions are prescribed for violating the law. मैंने बताया था कि लॉ के पॉइंट्स को किसी तरीके से तोड़ दिया या माना नहीं तो आपके ऊपर पेनाल्टी होगी। There are penal provisions related to minor breach, sub breach of law, and also general penalties in case of offence not specifically covered. Some important provisions related to the penalties have been discussed below. तो इन्होंने कुछ पॉइंट्स को कवर अप किया है। आपके कोर्स के हिसाब से जो सबसे पहले आता है पॉइंट, उसको हम लोग लेते हैं पेनाल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंस। ये सेक्शन 122 में गिवन है। क्या यहाँ तक शोभित, पराजेश, आपको बात समझ में आई है? यस सर। कुछ यस सर। इसमें पूछना चाहेंगे? नो सर। तो अब इसके आगे जब हम लोग बढ़ते हैं तब देखिए कि क्या होगा। जब भी हम बात कर रहे हैं पेनाल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंस की, तो यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है बेटा। ये सारे के सारे ऑफेंस वही हैं जो चैप्टर आपने अभी तक पढ़ रखे हैं। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कैसे? हम मान लेते हैं कि ये आप स्टैंड कर रहे हैं, और आप जब बेटा स्टैंड कर रहे हो तो आप क्या करते हो? एज अ परचेजर। तो आपकी दो एक्टिविटीज होती हैं। एक तो एज ए परचेजर स्टैंड करते हो, और दूसरा एज ए सेलर स्टैंड करते हो। क्योंकि जब आप आगे सेल कर रहे होगे तो आपकी पोजीशन एज ए सेलर हो जाएगी। इसमें परचेज करते समय जो कुछ ड्यूटीज हैं आपकी, उनको अगर पूरा नहीं करते हैं तो पेनाल्टीज हो जाएंगी। तो परचेज करते समय क्या क्या ड्यूटीज हो सकती हैं, खुद सोचिए। ये एक पार्टी है जिससे आप ड्यूटी पूरी करने की बात करते हैं। इस पार्टी में से आप गुड्स को परचेज करते हैं। तो दो कंटेंट हो गए। एक तो रजिस्टर्ड हो गया, जब रजिस्टर्ड आपका पर्सन है जिससे आप परचेज कर रहे हो। दूसरा पर्सन हो गया अनरजिस्टर्ड। अनरजिस्टर्ड लिख दिया मैंने। तो आप ये बताइए कि अगर आपको गुड्स परचेज करने हैं तो आप किससे परचेज करोगे गुड्स? रजिस्टर्ड के पास जाना चाहिए या अनरजिस्टर्ड के? सर रजिस्टर्ड वाले के पास। रजिस्टर्ड के पास। ये दोनों ही कंडीशंस हो सकती है। आपने अपने नॉलेज के हिसाब से सही बताया कि हमें रजिस्टर्ड के पास जाना है, मगर जब बेटा रजिस्टर्ड मार्केट अवेलेबल ही नहीं होगा तो आप अनरजिस्टर्ड से ही तो गुड खरीदोगे। क्योंकि जो मिनिमम लिमिट 20 लाख की है जीएसटी में रजिस्टर्ड होने के लिए, और अगर वो 20 लाख की लिमिट के अंदर नहीं आ रहा है, सिर्फ उसका 5 लाख का ही टर्नओवर होता है, तो इस हालत में जीएसटी में वो बंदा अपने को रजिस्टर्ड तो नहीं कराएगा। क्योंकि
उसकी वैल्यू जो है वो 20 लाख से कम हो रही है, तो इस हालत में भी तो आप उससे गुड्स खरीदेंगे। तो अब यहाँ पर जो आपकी ड्यूटी बन जाती है वो एक ड्यूटी तो रजिस्टर्ड पर्सन के साथ बनती है। अगर इस ड्यूटी को आप पूरा नहीं करते हैं तो पेनाल्टी लगेगी। कैसे ड्यूटीज हो सकती हैं, घबराने की जरूरत नहीं, आराम से समझिए। क्या ड्यूटीज हो सकती है? गुड्स परचेज कर रहे हैं तो आप टैक्स पे करें, मतलब ब्लैक में ना परचेज करें। होता है कच्चे बिल पे गुड्स को परचेज कर लेना, अक्सर कच्चा बिल पक्का बिल चलता है। तो जब आप कच्चे बिल पे परचेज करते हैं तो उस कंडीशन में आप टैक्स का पेमेंट नहीं करते। तो एक तो ये आपकी प्रॉब्लम होगी कि आपने फॉलो नहीं किया। दूसरा, सेकंड केस, जब हम अनरजिस्टर्ड की बात कर रहे हैं तो अनरजिस्टर्ड में भी कच्चा बिल की तो बात आ ही गई, प्लस समझिए जो रजिस्टर्ड होता है वो क्या काम करता है, वो आपसे जीएसटी कलेक्ट कर लेता है। तो जो जीएसटी है इसको ये कलेक्ट करके पे करता है, तो यहाँ पर जीएसटी पे करने की जिम्मेदारी इसकी हो जाती है, पर्सन की, क्योंकि रजिस्टर्ड है। मगर बेटा जब अनरजिस्टर्ड बंदा होता है तो उस समय फिर टैक्स का पोर्शन कैसे पे होगा? अगर आपने टैक्स का पेमेंट अनरजिस्टर्ड को कर दिया और अनरजिस्टर्ड तो है नहीं जो टैक्स को पेमेंट करे, तो यहाँ पर आपकी ड्यूटी बन जाती है कि इसके टैक्स को भी आप सही जगह पहुंचाएं। तो कहने का मतलब है इस जगह पर आपको टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को ध्यान में रखना होगा, और यहाँ के लिए जो आपको ध्यान रखना था वो टीडीएस ध्यान रखना था। तो टीडीएस और टीसीएस, इन दोनों ही टर्म को आपको परचेजर की पोजीशन में ध्यान रखना होता है। अगर नहीं इसको फॉलो किया तो आप पेनल्टी में आ जाएंगे, क्योंकि आपसे ऑफेंस हो गया। अच्छा, ये तो एक परचेजर की हैसियत हुई। दूसरी कंडीशन है कि अगर आप सेलर की तरीके से काम कर रहे हैं, तो सेलर के लिए काम करने का क्या मतलब है कि जब आप गुड्स को फर्दर सेल करें तो प्रॉपर आप जो है टीडीएस करें, मतलब टैक्स डिडक्ट कर लें उस जगह पर उस बंदे के लिए। इसके बाद में जो टैक्स है उसको आप गवर्नमेंट को जाएं। तो यहाँ पर देखो बेटा बात ये आ जाती है कि जो टैक्स है ये तो चलिए आप करेंगे या नहीं करेंगे, दो बातें समझिए। या तो आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं या तो नहीं कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तब तो बेटा ऑफेंस अपने आप में ही हो गया, इसके ऊपर केस बनेगा। अब बात आती है कि आप अगर टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं तो क्या स्थिति हो सकती है? टैक्स कलेक्ट करते समय में तीन बातें हो सकती हैं। एक, कि आप लेस टैक्स कलेक्ट कर रहे हो। दूसरा, आपने टैक्स तो मोर कलेक्ट कर लिया, लेस नहीं किया तो मोर कलेक्ट कर लिया। तीसरा, चलिए आपने इक्वल टैक्स कलेक्ट किया। तो प्रॉब्लम क्या है? लेस टैक्स कलेक्ट किया तो ये अपने आप में एक ऑफेंस है, तो यहाँ पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगी। ज्यादा कलेक्ट कर लिया और पे आप कम कर रहे हैं तो भी यहाँ पर आपको टैक्स लगेगा। तो आप कहेंगे सर यहाँ तो जितना टैक्स था हमने उतना ही कलेक्ट किया, तो यहाँ क्या प्रॉब्लम है? यहाँ पे प्रॉब्लम है कि करा तो आपने इक्वल, मगर इन कंडीशंस में आपने गवर्नमेंट को टैक्स नहीं दिया, तो आपसे मिस्टेक हो गई कि नहीं हो गई? तो इन सब कंडीशन में आप काउंट में आ जाते हैं ऑफेंस के लिए और आपके ऊपर पेनाल्टी लगती है। अच्छा, अब इन सब के बाद में आपको टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ता है। अब हम आते हैं रिटर्न के ऊपर। जो रिटर्न है, अभी प्रीवियस क्लास में आपने पढ़ा, तो रिटर्न के केस में क्या मिस्टेक हो सकती है कि रिटर्न आपने नहीं किया, एक बात हो गई। तो इस जगह पर बेस्ट जजमेंट हो गया, चलिए मानिए जो ऑफिसर है उसने अपनी तरफ से टैक्स को फाइंड कर दिया। तो अब ऐसी कंडीशन में जब ऑफिसर के पास आपके जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं उनको सर्च करने की पावर होती है, सीज करने की पावर होती है, और आप उसके इस वर्क को पूरा नहीं करने देते, उसको सपोर्ट नहीं करते, तो ये भी तो एक तरह का ऑफेंस है। तो ये स्टोरी मैंने आपको इसलिए सुनाई ताकि एक बार पूरा जीएसटी टैक्स मैकेनिज्म आपके दिमाग में बैठ जाए कि हमारी ड्यूटीज क्या क्या होती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि सर सरल शब्दों में हम ये समझे कि अगर हम एक्ट के थ्रू डिफाइन अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली नहीं करते हैं तो ये एक मिसकंडक्ट हो जाएगा और इसके लिए हमारे ऊपर पेनाल्टी लग जाएगी। बिल्कुल आसान सा सरल शब्दों में ये इसका एक्सप्लेनेशन है। अब बुकिश में क्या हो सकता है हम लोग उसको देखते हैं। इसी बात को अगर बुक की लैंग्वेज में कहें तो क्या होता है?
अब आगे बात किसकी, टैक्सेबल पर्सन की। तो मैं फर्स्ट पॉइंट पे आता हूँ, फर्स्ट में टैक्सेबल पर्सन से रिगार्डिंग बात है। फर्स्ट पॉइंट है, एज ए सेलर सप्लाई ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज। तो चाहे वो गुड्स की हो, चाहे वो सर्विस की हो, या फिर दोनों ही आपने सप्लाई किया हो एज ए सेलर, कब, विदाउट इशूइंग इनवॉइस। तो आपने इनवॉइस ही नहीं इशू किया, बिल ही नहीं इशू किया, और अगर किया भी तो वो इनकरेक्ट हो गया या फिर झूठा आपने बिल बना करके दिया, तो आप यहाँ पर पेनाल्टी आपको देनी पड़ेगी, पेनाल्टी के लेवल पे आप आ जाएंगे। पॉइंट नंबर 2, इशू एनी इनवॉइस। अब आपने क्या किया, बिल तो काट दिया। पहले में क्या था, गुड्स तो दिया मगर बिल नहीं दिया, और अगर बिल दिया तो गलत दिया उस वैल्यू पे। दूसरा ये कह रहा है, बिल तो आपने दिया मगर एक्चुअल में गुड्स या सर्विसेज नहीं दी। सर ये कुछ समझ में नहीं आया, बिल काट दिया और सर्विस नहीं दी। बेटा अक्सर होटल में आप देखिए कि जो लोग टूर पर जाते हैं, और सपोज करिए कि आप टूर करने के लिए दिल्ली चले जाएं, और दिल्ली जा करके आप अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ स्टे कर लें, वापस आने पर आपकी कंपनी आपको टूर के लिए, टूर का जो पैसा है वो प्लस जो है स्टे के लिए टीएडीए सब दे। तो ऐसी कंडीशन में आपको बिल प्रेजेंट करना पड़ता है। तो आप क्या करते हैं, उस होटल से एक झूठा बिल ले आते हैं, मतलब सर्विस तो नहीं ली मगर उस होटल ने आपको एक झूठा बिल दे दिया। तो ये सेकंड कंडीशन है कि सर्विस और गुड्स तो नहीं ट्रांसफर हुए मगर आपने गलत बिल इशू कर दिया, तो इसमें भी आप पेनाल्टी देने के हकदार हो जाएंगे। लायबिलिटीज हो गई। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, कलेक्ट एनी अमाउंट ऑफ टैक्स बट फेल। अब सब कुछ तो सही रहा, गुड्स भी दिया, सर्विस भी दी, और तो और आपने कलेक्ट कर लिया टैक्स भी। तो जब आपने टैक्स कलेक्ट कर लिया तो आपकी ड्यूटी होती है कि 3 महीने के अंदर इसको गवर्नमेंट को दे दें जिस डेट को कलेक्ट किया है, मगर आप फेल हो जाते हैं। तो जैसे ही आप फेल होते हैं तो इसका मतलब मिस्टेक हुई, फेल हुए, पेनाल्टी आपके ऊपर लगेगी। देन फोर्थ केस, कलेक्ट एनी टैक्स इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। इसका मतलब है कि जो एक्ट में कलेक्ट करने का सिस्टम दे रखा है टैक्स को, उसके मंथ और उसके पीरियड दे रखे हैं, उस सिस्टम के थ्रू ना जा करके आप कुछ अपनी मर्जी के सिस्टम अडॉप्ट कर लेते हैं। तो ऐसी हालत में आप विरुद्ध चले जाते हैं, एक्ट के अगेंस्ट चले जाते हैं एक्ट के, और बट फेल टू पे सेम अमाउंट टू गवर्नमेंट बियॉन्ड ए पीरियड। और इस जगह पर आप गवर्नमेंट को वो 3 महीने के अंदर पैसा नहीं देते। तो पहली बात तो ये हुई, जो थर्ड नंबर पॉइंट है, सही तरीके से कलेक्ट और भूल गए। चौथे में है, गलत तरीके से कलेक्ट तो भी भूल गए, गवर्नमेंट को नहीं मिला, गवर्नमेंट नाराज, पेनाल्टी लग गई। पॉइंट नंबर 5 पे आते हैं, फेल टू डिडक्ट टैक्स इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन। अब इस कंडीशन में आप कोशिश तो सब कर रहे थे मगर जैसा प्रोविजन में दिया गया है उसको फॉलो करके सेक्शन 51 के अकॉर्डिंग आपको डिडक्ट करना चाहिए था टैक्स, वो आपने नहीं किया। अमाउंट डिडक्ट नहीं किया। देखो, डिडक्ट एन अमाउंट विच इज लेस देन द अमाउंट रिक्वायर्ड, मतलब जितना अमाउंट होना चाहिए था उससे कम आपने टैक्स चार्ज किया, और फिर किसी को ही आपने गवर्नमेंट के आप पेश कर दिया। तो जब सबमिट किया, सपोज करिए आपको 1 लाख का टैक्स देना था और आपने सिर्फ 75,000 का ही टैक्स दिया और गवर्नमेंट से कह दिया सब चीज ओके है, तो यहाँ पर भी तो आपसे मिस्टेक हो गई। देन फोर्थ पे आते हैं, फेल टू कलेक्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ सेक्शन, वो 51 की बात हो रही थी और यहाँ पे सेक्शन 52 की बात हुई कि जिसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स कलेक्ट कर लेना चाहिए था और गवर्नमेंट को सबमिट करना चाहिए था, आपने नहीं किया। तो अब आप 51 52 को कवर करते हुए आप कहाँ तक पहुंच गए, आप पॉइंट नंबर 6 तक पहुंच गए। अब अंशुल भी हैं, तो अब यहाँ पर आप लोगों से पूछूंगा कि पॉइंट नंबर 6 तक का किसी को कोई डाउट है? नो सर। नो सर। ये सिंपल सा बात थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा पेनाल्टीज में, वो स्पेसिफिकली सिर्फ सर्टेन केसेस के लिए है, जर्नल केसेस के लिए नहीं है। ये सर्टेन का मतलब स्पेसिफिक केसेस है कि इन कंडीशन में, इसीलिए सारे पॉइंट्स में उन कंडीशंस को बताया जा रहा है। जर्नल जब ऑफेंस होगा उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज हमारे लिए जो क्लास है वो सिर्फ सेक्शन 122 के ऊपर बात कर रही है कि 122 के ऊपर क्या प्रोविजंस दे रखे हैं, ताकि आपके दिमाग में रहे कि अगर क्वेश्चन फ्रेम होकर के आता है, डिफाइन द प्रोविजन ऑफ पेनाल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस,
डन बाय द टैक्सेबल पर्सन, तो आपको सिर्फ आंसर में 122 को ही लिखना है और उसको लेंथ प्रोवाइड करनी है। और अगर कहीं आ जाए कि जर्नल या फिर बोथ आ जाए तब आपको देना होगा। तो अभी हम आज सिर्फ सर्टेन ऑफेंस की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपने 6 तक के सारे पॉइंट्स को देख लिया। 6 के बाद अभी हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 7th। और 7th भी क्या कह रहा है, देखिए, टेक्स और यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये देखिए आ गई ना परचेज की पोजीशन, कि जब आपने परचेज किया था तो आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्रिएट कर लिया था। तो एक एग्जांपल हुआ परचेज का। इसके अलावा कुछ गुड्स आपने विड्रॉन कर लिए थे घर के लिए, तो वहां पर तो अवेलेबल ही नहीं होता, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम आपने नहीं फॉलो किया। अब यहाँ पर इनपुट टैक्स क्रेडिट की बात हो रही है विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इसका मतलब है कि आपने प्योर फ्रॉड किया। इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए आपको परचेज के बिल देने पड़ते हैं। उन परचेज के बिल में जो आपने टैक्स पे कर रखा है वही तो शो होता है कि ऑलरेडी हमने पे कर दिया, और फिर उसको एज ए एसेट्स यूज करते हैं आईटीसी, और जितना टैक्स का पेमेंट करना है उस कलेक्शन में से आप उस आईटीसी को डिडक्ट कर देते हैं। इसका प्रूफ बिल होता है। आपने क्या तरीका अपनाया, किसी से जा करके इस तरीके से झूठे परचेज के बिल ले आए जिसमें आईटीसी वगैरह मैनेज है, और फिर इसके बाद में आईटीसी क्लेम कर दिया। तो एक्चुअल में ऐसा तो हुआ ही नहीं, मगर बिल आपके पास गलत आ गया। तो ये भी कॉन्ट्रावेंशन ऑफ एक्ट है। चाहे पूरा गलत हो चाहे पार्शियल गलत हो, मगर आप पेनाल्टी के दायरे में आ जाएंगे। लखनऊ में इस तरीके से एक कंपनी थी, अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है, न्यूज़पेपर में बहुत निकला था। उन्होंने ऐसा ही वर्क जीएसटी के लिए किया था और करोड़ों की फिगर तक का पहुंच गए थे। मैं आपको कमेंट में आगे चलकर उस कंपनी का नाम बताऊंगा, अभी डायरेक्टली याद नहीं आ रहा है। नेक्स्ट मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 8 के ऊपर, फ्रॉडलेंटली ऑब्टेन रिफंड ऑफ टैक्स। बहुत अच्छी बात है। ये रिफंड ऑफ टैक्स कब आप गवर्नमेंट से लेते हैं, जब आप एडवांस में टैक्स दे देते हैं। एक्सेस मनी आपने गवर्नमेंट को दे दी, गवर्नमेंट के अकाउंट में पहुंचा दिया, फिर उसके ऊपर क्लेम करके आप वापस लेते हैं रिफंड ऑफ टैक्स। क्लेम अगर गलत रास्तों से किया गया, गलत पॉइंट से किया गया, तो उसमें आप पेनाल्टी देंगे, क्योंकि ये आपसे एक जुर्म हो गया। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 9 पर आते हैं, टेक्स और डिस्ट्रीब्यूट इनपुट टैक्स क्रेडिट इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 20 और द रूल्स दे आर मेड। अब यहाँ पर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है, देखिए, आपने परचेज भी किया, बिल भी लिया, मगर जो रूल के अगेंस्ट में है उसके अगेंस्ट में आप आईटीसी ले रहे हो। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा एक छोटा सा एग्जांपल लेके, सपोज करिए कुछ एग्जम्प्टेड गुड्स हैं और उनके ऊपर तो टैक्स पे भी नहीं होता और कोई कलेक्ट भी नहीं करता, मगर आप किसी तरीके से मैनेज करके उनके ऊपर टैक्स दिखा देते हैं। किस पर्पज से? पर्पज आपका ये है कि हम आज इस टैक्स को दिखाएंगे तो कल जब हम क्लेम करने जाएंगे तो इसी को हम चिट को, इसी बिल को लगा करके क्लेम कर लेंगे। तो यहाँ पर भी आप लॉफुल एक्टिविटीज में इंडल्ज होते हैं और आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10 पे आते हैं,